आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बेगूसराय में राह चलती एक पिकअप वैन बर्निंग वैन में तब्दील हो गई। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के बगराहाडीह NH 28 पर तब घटी जब तेज रफ्तार पिकअप वैन की टक्कर से एक बाइक देखिए कैसे धू धू कर चल उठती है। और तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पहले जोरदार टक्कर होती है इस वैन की बाइक सवार के साथ और इस हादसे में वैन बाइक को कई मीटर तक घसीट कर ले गई और इस वजह से वैन में आग लग जाती है। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। पंप से तेल लेके निकल रहा था बैक मोटरसाइकिल वाला और उसी दरमियान ये गाड़ी आया, उसी के चपेट में आ गया। मोटरसाइकिल अंदर हो गया, चालक वहीं गिर गया और उसके बाद इसको बहुत रोकने की कोशिश की, टानते हुए यहाँ ले आया, ऑटोमेटिक आग लग गया। चुनाव में मतदाता को रिझाने के लिए नेता क्या क्या नहीं करते, लेकिन उनका यह हथकंडा कभी उनको महंगा भी साबित हो जाता है। मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड में ऐसी ही नौटंकी एक नेताजी को महंगी पड़ गई। पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर नॉमिनेशन के लिए जाते वक्त नेताजी की है। 6 अक्टूबर की ये तस्वीर है जब मुखिया पद के लिए नामांकन के लिए इसराइन बेला पंचायत से मुखिया प्रत्याशी अशोक कुमार मेहता भैंस पर सवार हो जाते हैं और इस भैंस की सवारी के साथ प्रखंड निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी ने प्रत्याशी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कुमारखंड थाने में मामला दर्ज कराया है। नॉमिनेशन के लिए आए थे, तो जो एनिमल क्रुएल्टी एक्ट है उसके तहत, चूंकि MCC अभी लागू है, उसके तहत जो है कार्रवाई करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी ने MCC के जो वहाँ नोडल हैं उनको निर्देश दिया है। उस पर जो FIR है वो उस पर दायर की गई है। खबर कैमूर जिले के भभुआ से, जहां भभुआ बाजार में पुलिस की गाड़ी खराब हो जाती है। पहले तो धक्का मारकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की गई। जरा देखिए ये तस्वीर, भभुआ बाजार की ये तस्वीर है जहां पर पुलिस की गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। और देखिए इस पुलिस की गाड़ी से जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखना है, बदमाशों को पकड़ना है, लेकिन ये गाड़ी ही धक्के के सहारे चल रही है। धक्का मारने से भी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई। इसके बाद एक दूसरे वाहन से रस्सी से जोड़कर और रस्सी के सहारे कहिए इसे लेकर आगे जाया जाता है। इस पूरे वाकये का वीडियो शूट करने के दौरान पुलिस वैन के ड्राइवर मीडिया कर्मी पर ही भड़क गए। बताया जा रहा है कि महिला थाने की गाड़ी गश्ती के लिए निकली हुई थी, जो बीच बाजार में बंद हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस की गाड़ी भी मेंटेनेंस के लिए नहीं जाती? क्या इसकी भी मेंटेनेंस नहीं होती है? अगर पुलिस की गाड़ी बीच सड़क खराब हो जाएगी तो पुलिस वाले अपराधियों को कैसे पकड़ेंगे? एक बड़ा सवाल। कानून व्यवस्था को कैसे बनाकर रखेंगे? एक बड़ा सवाल इस वक्त। और अब बात अहम की लड़ाई में आखिरी सांसें गिन रहे महागठबंधन की। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पटना में हैं और उन्होंने आरजेडी पर गठबंधन के असम्मान का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ गठबंधन किया गया था, लेकिन आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान सीट पर प्रत्याशी उतारकर इस गठबंधन का अपमान किया है। आज 2 बजे सदाकत आश्रम में भक्त चरण दास की मौजूदगी में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक है और ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद महागठबंधन को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब जो विचारधारा पे हम लोग जुड़े थे, बीजेपी के साथ खिलाफ लड़ना है, उस विचारधारा को भी आपने असम्मान किया। ये कैंडिडेट को हमारे सीट में देके आपने विचारधारा को असम्मान किया। आपको उन वोटों का जरूरत नहीं है जो वोट हमारे चलते आपको मिलता था, समझ रहे हैं?
मतलब अब बिहार में महागठबंधन नहीं है सर, अब कांग्रेस नहीं है महागठबंधन में। मैं नहीं है ऐसा नहीं कह सकता। आज तो 2-3 दिन है, हम हैं यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो सकता है। गठबंधन को हम तोड़ना नहीं, हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहा, क्योंकि हमारा विचारधारा से जुड़े थे। विचारधारा सर्वोपरि होता है। लेकिन आपने अल्टीमेटम दिया था कि अगर राजद वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस महागठबंधन से फिर अलग हो जाएगा। वो तो पता चलेगा ना, अगर राजद वापस नहीं था तो ये जी अभी मैं आया हूँ, देखते हैं, आज पता चल जाएगा। हम लड़ रहे हैं और जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जीतेंगे, ये दावे से हम कह सकते हैं। आप हमारे 5 दिन में पता चल जाएगा आपको क्या हो रहा है। उपचुनाव आरजेडी के लिए डबल चुनौती लेकर आया है। पहली चुनौती तो पार्टी के ही विधायक और लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने विद्रोह कर दिया है। भले ही तारापुर से निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार ने अपना नाम वापस करने का फैसला ले लिया हो, लेकिन तेज प्रताप का अगला कदम क्या होगा, इसकी जानकारी आरजेडी को भी नहीं है। वहीं दूसरी चुनौती है कांग्रेस, जो विचारधारा अपनी मेल खाती हुई बताती है आरजेडी के साथ, लेकिन इस वजह से दोनों दलों का गठबंधन हुआ, इस बात को भी दोहराती है। लेकिन तालमेल की कमी और अहम की लड़ाई में अब दोनों दलों ने अपने अपने कैंडिडेट दोनों ही सीटों पर उतारकर अपने बीच की तल्खी को जगजाहिर कर दिया है। ऐसे में दोनों ही सीटों पर वोटों का बिखराव संभव है। तेज प्रताप के विद्रोह के बाद आरजेडी तेज प्रताप के पर कतरने में लग गई है। तारापुर में तेज प्रताप को झटका देने के बाद आरजेडी ने तेज प्रताप के कभी बेहद करीबी रहे सृजन स्वराज को युवा आरजेडी का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। तो लालू परिवार में मचे घमासान पर जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने लालू परिवार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार में मुगलिया सियासत इस वक्त चल रही है। बेटे को सहारा देने के लिए बाप नहीं आएगा तो कौन आएगा? और ये कंप्लीटली मुगलिया सियासत चल रही है इनके परिवार में। भाई भाई से लड़ रहा है, सत्ता के लिए लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, उसी में चुनाव आ गया, क्या करेंगे बेचारे, बहुत परेशान है ये लोग। वहीं श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी तेजस्वी यादव को पहले अपना परिवार संभालने की नसीहत दी। तेजस्वी यादव जी को मैं सुझाव दूंगा कि पहले अपने बड़े भाई को संभालें, अपने परिवार को संभालें। राजनीति से ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवार होता है। उनका परिवार टूटने की स्थिति में आ गया है। राजनीति का खेल बाद में कर लेंगे। राजनीति खेलने के लिए उनके पास बहुत अवसर है। पहले परिवार संभाल ले। परिवार दोबारा नहीं मिलेगा और परिवार ईश्वर जो देते हैं वही जीवन भर परिवार रहता है। उनका कोई सगा बड़ा भाई कोई और नहीं हो सकता है। अपने भाई को आहत करके वह राजनीति में किस मुकाम पर जाना चाहते हैं, अपनी बड़ी बहन को आहत करके वो किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं, ये मेरे समझ से बाहर है। कैंडिडेट है जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है, अब उनको अपने पंचायत में जाकर अब उनको विकास करना होगा। साथ में यहीं पे एक विजय कैंडिडेट भी हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। किस पंचायत से हैं? हम संग्रामपुर प्रखंड के बड़ोहिया पंचायत से हैं। क्या नाम हुआ? वीर कुंवर सिंह नाम हुआ मेरा। कितने वोटों से जीते हैं? हम 424 वोट से चुनाव जीते हैं। तो आप पहली बार चुनाव जीते? नहीं, लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। लगातार दूसरी बार चुनाव जीते। क्षेत्र में क्या विकास कीजिएगा? क्षेत्र में हर वर्ग का जो सम्मान होगा उस सम्मान दिया जाएगा। कोई वर्ग सरकारी योजना से वंचित नहीं रहेगा, चाहे वो किसी वर्ग का हो। और मैंने सम्मान के साथ काम किया है। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये बड़ोहिया पंचायत की जनता की जीत। उन्होंने हम पर भरपूर भरोसा दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया और आज तक के बड़ोहिया पंचायत के इतिहास में रिकॉर्ड मत प्राप्त हुआ और रिकॉर्ड मत से मैं जीता भी। लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। हालांकि जो देखने को मिला था कि जो पुराने कैंडिडेट थे, पुराने मुखिया थे, उनको जनता ने नेगलेक्ट किया था, लेकिन ये जीत के आए हैं तो खासा इनको खुशी होना भी स्वाभाविक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ही चाक चौबंद है कि कहीं से किसी भी ढंग का कोई भी घटना घटने की यहाँ बिल्कुल भी संभावना नहीं है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर।
मुजफ्फरपुर के सकरा और मुरौल प्रखंड के 36 पंचायतों की मतगणना आरडीएस कॉलेज और अहियापुर स्थित बाजार समिति में इस वक्त हो रही है। लेकिन यहां बाजार समिति मतगणना स्थल की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। एक मतदान कर्मी यहां अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद बार बार डॉक्टर और एम्बुलेंस के लिए माइक पर माइकिंग की जाती रही, लेकिन उस वक्त न तो एम्बुलेंस आई और ना ही कोई डॉक्टर ही। तब मौजूद अन्य कर्मियों ने बेहोश कर्मी को अपनी गोद में उठाकर एक वाहन से एसकेएमसीएच तक पहुंचाया। बताया जा रहा है कि पंच सरपंच काउंटर पर मौजूद कर्मी बेहोश हो गया। अब ऐसे में जिला प्रशासन की तैयारी किस स्तर की है, ये जरूर सवालों के घेरे में। कोयला खदानों में खनन में कमी आने की वजह से पूरा देश इस वक्त बिजली संकट से जूझ रहा है। बिहार में भी बिजली संकट इस वक्त गहरा रहा है। बिहार में 5400 मेगावाट बिजली की डिमांड है, लेकिन कोयले की कमी की वजह से बिजली उत्पादन पर इसका असर पड़ा है और अभी एनटीपीसी बिहार को 3200 मेगावाट ही बिजली उपलब्ध करा पा रही है। वहीं दूसरी जगहों से 1000 मेगावाट बिजली मिल रही है और डिमांड के हिसाब से बिजली नहीं मिलने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी बिजली की कटौती इस वक्त शुरू हो चुकी है। फिलहाल राजधानी पटना समेत शहरी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति पहले की तरह ही है, लेकिन अगर कुछ दिनों में हालात नहीं सुधरे तो बिजली संकट इन शहरी क्षेत्रों में भी गहरा सकता है। पिछले कुछ दिनों में हो रही लगातार बारिश के कारण कोयला खदानों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से कोयला के उत्पादन में काफ़ी कमी आई है और इसका सीधा असर बिजली के उत्पादन पर पड़ा है। बिजली के उत्पादन पर जो असर पड़ा है उसकी वजह से कई राज्यों में एनटीपीसी की तरफ से बिजली की जितनी उपलब्धता होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है। बिहार की अगर बात कर लें तो बिहार में बिजली संकट जो है वह लगातार जारी है और ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर अनुमंडलों में बिजली की लगातार कटौती हो रही है। बिहार में 5400 मेगावाट बिजली की डिमांड है, लेकिन अभी उपलब्धता 4400 मेगावाट तक पहुंची है। अभी 1000 मेगावाट की कमी महसूस की जा रही है। बिजली कंपनी के जो अधिकारी हैं उनकी माने तो शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक पीक आवर के दौरान रोटेशन पर बिजली सप्लाई दी जा रही है और रात 1 बजे से स्थिति नॉर्मल होने लगती है। और अभी फिलहाल पटना की अगर बात कर लें तो पटना में पूरी बिजली जो है वह उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पीक आवर के दौरान 535 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है। इसके अलावा जिला मुख्यालयों को डिमांड के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश बिजली विभाग के सीएमडी ने दिया है। एनटीपीसी से पीक आवर के दौरान 3200 मेगावाट बिजली बिहार को मिल रही है। वहीं ओपन मार्केट से 14 से 16 रुपये के बीच प्रति यूनिट की दर से 800 मेगावाट बिजली की खरीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इधर निजी ताप घरों से 347 मेगावाट और पवन ऊर्जा से 100 मेगावाट बिजली बिहार को मिल रही है। मुख्यालय के अधिकारियों की माने तो 2-3 दिनों में स्थिति जो है वो सुधर सकती है और फिलहाल बिजली की सप्लाई की स्थिति में सुधार अगर होता है तो ओपन मार्केट में जो रेट है उसमें भी कमी आएगी। लेकिन जिस तरीके से बिजली संकट बना हुआ है उसको लेकर फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है और खासकर ओपन मार्केट की अगर बात कर लें तो ओपन मार्केट में जो बिजली की डिमांड ज़्यादा है उसकी वजह से वहाँ रेट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। कई राज्यों की डिमांड है, बिहार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और देखना होगा स्थिति कब तक सुधरती है और जो कोयला खदान है वहाँ से कोयला कब तक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो पाता है ताकि बिजली का उत्पादन पहले की तरह होने लगे और धीरे धीरे ये बिजली संकट खत्म हो जाए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। बिहार में किस तरह एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है सरकार, एमएसएमई में युवाओं को कैसे मिल रहा है रोजगार। और इस वक्त बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां पर बस दुर्घटना में 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। एक बस यात्री की मौत की सूचना आ रही है। सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में ये बस पलट गई है। मधेपुरा से ये बड़ी खबर, जहां पर सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में यह बस पलटी है। तस्वीरें आपके सामने। चौसा के भवनपुरा चिरौरी मोड़ के पास यह हादसा हुआ, जहां पर उदा किशनगंज थाना इलाके की इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। सड़क के किनारे देखिए पानी भरे गड्ढे में यह बस पलट जाती है। एक शख्स के मौत की सूचना भी मिल रही है। चौसा के भवनपुरा चिरौरी मोड़ के पास यह हादसा हुआ है।
पानी से भरे गड्ढे में अचानक से ये बस अनियंत्रित होकर जाकर पलट गई। 10 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। एक बस यात्री की मौत की भी सूचना मिल रही है। मधेपुरा से ये बड़ी खबर, जहां पर ये बस हादसे का शिकार हुई है। और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां नगर विकास विभाग ने नगर निगम के मेयर सुरेश कुमार के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को अवैध करार दिया है। अविश्वास प्रस्ताव की बैठक के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने को लेकर नगर आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा गया है। आपको बता दें कि 3 महीने की उठापटक के बाद सुरेश कुमार मेयर पद की अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने फिर से पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर सांसद अजय निषाद समेत निगम के कई पार्षदों ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। 24 जुलाई को महापौर सुरेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 31 और विरोध में 8 वोट पड़े थे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को अवैध करार दिया गया है। सभी लोग का आशीर्वाद प्राप्त है और सभी लोग के दुआ और आशीर्वाद से मैं फिर पदभार ग्रहण करने जा रहा हूं और शहर के विकास में जो शहर की जनता का जो मार्गदर्शन रहेगा उसमें मैं खड़ा उतरूंगा। पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए नवादा में वाहनों की सघन जांच की जा रही है, जिससे कि चेकपोस्ट के दोनों ही तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग जा रही हैं। भीषण जाम की समस्या पैदा हो रही है। रजौली समेकित जांच चौकी का जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद बिहार के सीमावर्ती इलाकों में उत्पाद विभाग और पुलिस के द्वारा जांच की जो दायरा है उसे बढ़ा दिया गया है और सीमावर्ती इलाकों में दूर दूर तक लंबा जाम भी लगता है। इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा के रजौली समेकित जांच चौकी पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा जो है सो जांच चलाया गया है और एक एक गाड़ी को खोल के जाँच किया जा रहा है। विभाग की तरफ से नया आदेश प्राप्त हुआ है कि हर एक गाड़ियों को खोल के जांच करना है और उसी के मद्देनज़र यहाँ पे एक जांच टीम को यहाँ पे डिप्यूट किया गया और वो 24 घंटे यहाँ पे जितने भी गाड़ियाँ इधर से गुजरती है उसके जांच के दायरे में लाया जाता है। यहाँ पे कुछ अधिकारी लोग भी हैं जो इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी करते हैं। हम आपको इस वक्त दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। जाम के कारण जो है यहाँ पे काफ़ी लंबा जाम लग जाता है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ट्रक के ड्राइवर लोग मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं। ये बताइए कितना देर से आप लोग जाम में हैं? 4 घंटा 5 घंटा हम लोग जाम में रहते हैं सर। किस चीज़ का जाम रहता है? ये खाली मतलब बॉर्डर का ऐसी जाम रहता है। जैसे कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग उड़ीसा से आ रहे हैं। जाना कहाँ है? पटना जाएंगे। तो 2-3 घंटा जाम में है। ऐसे जाम लगल है, बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। कहाँ से आ रहे हैं? घाटो कोलवारी से। जाना कहाँ है? पटना। सरकार ने सभी चेक पोस्टों पे स्कैनर मशीन की व्यवस्था लगाने का ऐलान किया है, मगर अभी तक नवादा समेकित जांच चौकी पर स्कैनर नहीं लगाया गया है, जिसके कारण यहाँ पे वाहनों का लंबा कतार लगता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। एमएसएमई को बिहार में किस तरह एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है सरकार? एमएसएमई में युवाओं को कैसे मिल रहा है रोजगार? बिहार